हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पिछले लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के अफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल, है ना, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो आप पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स के अफेक्ट होते हैं कि फोर्स एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज़ को भी चेंज कर सकता है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कैसे की जाती है, या तो बैलेंस फोर्स या फिर अनबैलेंस फोर्स। कि अगर बैलेंस फोर्स है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या कह सकते हैं स्टेट को चेंज नहीं करेगा, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ओके। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या करता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर कह सकते हो उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमारे पास मोशन के 3 लॉज होते हैं। तो पहला लॉ आज हम स्टडी करने वाले हैं, और हेयर वी गो। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ गैलीलियो की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्सेस एक्ट्स ऑन देम। तो उसने ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन उसने फिर कुछ प्रैक्टिकल्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इसने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया था। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तिरछा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव कराया तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे ये फिर इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर उसने एक और थ्योरी दी। उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास 2 इंक्लाइंड प्लेन हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास क्या हो गए, इंक्लाइंड प्लेन हो गए, ये हमारे पास एक और इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और ये हमारे पास दूसरा प्लेन हो गया। तो जब यहाँ पे बॉल मूव कर रही है और बॉल मूव करते करते मान लीजिए वो इस प्लेन के ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर इस प्लेन पे देखा, इस प्लेन पे देखा, तो इन तीनों में जो खास बात थी वो क्या थी कि इनका जो स्लोप है, इनकी जो ढलान है वो क्या है, अलग अलग है। इसका स्लोप ज़्यादा है, इस लाइन का स्लोप कम है, और इस रेड वाली का जो स्लोप है वो कम है। और अगर देखें तो यहाँ तो कोई स्लोप ही नहीं है, ये तो हमारे पास सारा का सारा क्या है, प्लेन है ना। तो यहाँ पे उसने थ्योरी दी क्या कि अगर मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन में से किसी बॉल को मूव कराता हूँ तो जब वो नेक्स्ट प्लेन पे जाएगी तो वो उतनी ही हाइट पे जाएगी जितनी हाइट से वो उतर कर आ रही थी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसकी हाइट ज़मीन से, फ्लोर से h है, तो ये हाइट भी कितनी है, h। यहाँ पे देखा तो ये हाइट भी कितनी है, h, और यहाँ से देखा तो ये हाइट भी कितनी है, h। मतलब इन सब की जो हाइट है वो हाइट सेम है, ठीक है। तो ये उसने एक थ्योरी दी थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। लेकिन ये अगर देखा जाए तो फिर एक चीज़ दिमाग में आती है क्या, कि इस बॉल ने डिस्टेंस क्या किया था, कम कवर किया था। इस बॉल ने हाइट को अटेन करने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, और इस बॉल ने इस हाइट को अटेन करने के लिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर किया। लेकिन फिर एक बात दिमाग में आती क्या, कि अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो वो इसकी हाइट पहुंचने के लिए, मतलब इस हाइट तक पहुंचने के लिए सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा, कहीं पे भी नहीं रुकेगा, है ना। तो ये गैलीलियो की थ्योरी थी, और वो उसने ये बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो वो क्या होगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। चलिए अब जरा इस जो एक्सपेरिमेंट था इसकी कुछ रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। तो गैलीलियो का आर्ग्यूमेंट था कि व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड। कि जिस हाइट से वो नीचे आ रहा था उतनी ही हाइट तक वो ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा। उसके बाद इन सब को देखते हुए उसने क्या बोला था, सजेस्ट किया क्या,
कि अगर एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल, कि अगर मुझे इस मार्बल की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, स्पीड को कांस्टेंट रखना है, तो मुझे किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसकी स्टेट को चेंज करना है, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी चेंज करनी है या फिर इसको रेस्ट पर लाना है, तो मुझे किसी एक्सटर्नल फोर्स की नीड होगी, किसी बाहर से मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स, दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि न्यूटन ने क्या बोला कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए मुझे किसी नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी के ऊपर फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं, आपने अपनी तरफ से मान लो बॉल को कोई धक्का नहीं लगाया, किसी ऑब्जेक्ट को कोई धक्का नहीं लगाया, तब भी नेचर में हमारे पास ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, ये सारे फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स को ज़ीरो कर सकें। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो बॉल है वो क्या होगी, कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी। कि गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो ये बॉल इस हाइट को अटेन करने के लिए चलती जाएगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कुछ डिस्टेंस पे जाके ये जो बॉल है ये क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे जो न्यूटन थे, इसाक न्यूटन, इन्होंने मोशन के 3 लॉज दे दिए, और इसी वजह से ये जो लॉ मोशन के लॉज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहला लॉ। वो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो उन्होंने ये कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए। ओके, कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉल रखी हुई है किसी ग्राउंड के अंदर, तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगी तब तक कि मैं उसको किक ना करूं, और किक कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा जब तक कि मैं उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई ना करूं। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, मींस रेस्ट या मोशन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी कार को रोकना चाहते हैं तो आपको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी रुकी हुई कार को चलाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास न्यूटन का पहला लॉ था। और सिंपल वर्ड में बोला जाए, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। इस लाइन का मतलब थोड़ा अच्छे से मैं आपको भी समझाऊंगा, तो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉल रखी हुई है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए, कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और वो मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक कि उसको रोकने के लिए मैं कोई और फोर्स ना लगा दूँ। तो अभी इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स किसने लगाया, ठीक है, इस किक ने लगाया। और अगर इस बॉल को रोकना है तो फोर्स कौन लगा रहा है, नेट लगा रहा है ना, फुटबॉल नेट जो होता है। ओके, चलिए, तो यहीं से हमारे पास आता है क्या, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करता है। मान लीजिए कि आप मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई मान लीजिए बॉक्स हमारे पास है, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड में पुश कर रहे हैं, तो ये बॉक्स क्या करेगा, अपने चेंज को अपोज करेगा। कि आप क्या कर रहे हैं, अब ये किस पे है, रेस्ट पर है ना, अब ये बॉक्स किस पे है, रेस्ट पे है, आप इसको मूव कराना चाह रहे हैं, तो आप इसकी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये बॉक्स क्या करेगा, अपने इस चेंज को अपोज करेगा। ये क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं तो रेस्ट पे रहूँगा, मैं मोशन में नहीं आना चाहता। लेकिन जैसे ही आपका फोर्स ज़्यादा हो गया और इतना हो गया कि ये बॉक्स क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो बॉक्स बोल रहा है ना इस चीज़ को कि मैं मतलब अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूँगा, इसे क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को
क्या करता है, चेंज को अपोज करता है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, वो जो मोशन में है मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो इसी वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि इनर्शिया होता क्या है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई कार मूव कर रही है और जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किए तो क्या होता है, हम थोड़ा आगे की तरफ गिरते हैं, है ना, फ्रंट में आगे की तरफ हमें धक्का लगता है, झटका लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि हमारी जो बॉडी है अभी वो मूव कर रही है ना, हमारी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जैसी ब्रेक अप्लाई किया तो कार क्या बोल रही है, भैया ज़ीरो पे आ जाओ, मतलब रेस्ट पर आ जाओ। लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, मोशन में है, तो अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करेगी, मतलब वो रेस्ट में आने को अपोज करेगी। इस वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, मूव करती रहती है। कार के रुकने के बावजूद भी हमारी बॉडी मूव करती है, तो मूव करती है तो इसी वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास है, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car। कि जिस भी कार में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मोशन में ही रहते हैं, कब तक, जब तक कि कार को ब्रेक अप्लाई ना किया जाए। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं कार क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन हमारी बॉडी क्या चाहती है कि हम मोशन में ही रहें। आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया यही कहता है कि हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में रहना चाहता है जिसमें वो पहले है, कि अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन को अपोज करेगा। और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा, रेस्ट को अपोज करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, कार तो स्टॉप हो गई, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, तो वो थोड़ा सा मूव करती है। ठीक है, इस वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार सीरियस इंजरीज भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से में क्या प्रोवाइड किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट। जैसा आपको बोला जाता है ना कि जब भी आप ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट बांध के रखिए। ठीक है, वो इसलिए ये होता है कि अगर सडन ब्रेक अप्लाई हो तो इनर्शिया की वजह से जो हमें झटका लगता है आगे की तरफ, तो उससे हम कार के आगे वाले हिस्से से ना टकराएं। ओके, चलिए, और इसी का अपोजिट होता है, कैसे कि अगर मान लीजिए कोई बस या कोई कार रेस्ट पर है और एकदम से वो मूव करने लग जाए तो हम क्या करते हैं, फॉल बैक करते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। उसका कारण भी यही है कि अभी हम किस पे हैं, रेस्ट पर है। अगर कार रुकी हुई है तो हमारी स्टेट कैसी है, रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही कार मूव करती है तो कार तो मूव करने लग गई, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्ट पर ही रहना चाहती है। तो कार मूव कर रही है यहाँ पे और हम इसी यहाँ पे रहना चाहते हैं। ठीक है, कार यहाँ पे हमें लाना चाह रही है इस पोजीशन पे और हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि हम पीछे की तरफ इस तरह से फॉल बैक करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजिस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। कि जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी स्टेट के चेंज को अपोज करेगी, वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, और एक और एग्जांपल हमारे पास आता है कि कई बार क्या होता है कि कार में अगर आप कोई शार्प टर्न ले लेते हैं, मतलब एकदम से आप कोई टर्न मार लेते हैं, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो क्या होता है, हम झटके से दूसरी तरफ जाके गिरते हैं, है ना। तो इसका कारण भी क्या होता है, इनर्शिया। कि मान लीजिए कि मतलब मैं राइट में, मतलब इस साइड डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, लेकिन कार ने एकदम से क्या करा, शार्प टर्न ले लिया इस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरी बॉडी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहती है, लेकिन कार ने एकदम से क्या किया, इस डायरेक्शन में अपने आप को मूव करा लिया, तो उसने क्या करा, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये भी किस में आता है, इनर्शिया में आता है कि मेरी बॉडी इसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, भाई वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, लेकिन क्या कार क्या बोल रही है कि बेटा इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ जा, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, इस चेंज को अपोज करेगी। तो यही रीज़न होता है, ठीक है, कि कार तो मूव कर गई इस तरफ, लेकिन हमारा जो झटका लगा वो कहाँ लगा, इस तरफ लगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो खेल है चलती हुई बस में, मतलब कह सकते हैं आप कि अगर कार में सडन ब्रेक अप्लाई होती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, अगर रुकी हुई कार एकदम से चलती है तो वो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, या फिर अगर कोई कार एकदम से टर्न ले ले तो क्या होता है कि हम थोड़ा साइड में इस तरह से हमें धक्का लगता है। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से, कि हम अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करते हैं। कि अगर हम सीधे जाना चाह रहे हैं और अगर एकदम से हमें कोई बोले कि आपको एकदम से साइड में मुड़ना है, तो हमें झटका लगता है वहाँ पर। ठीक है, हमारी बॉडी उस चेंज को अपोज करती है, इसे ही क्या बोला जाता है, इनर्शिया। तो अगर तीनों एग्जांपल्स में देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ब्रेक अप्लाई हो रहा है, मोशन से रेस्ट पे आना चाहता हूँ, तो इसे क्या बोला जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि कोई बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है और वो रेस्ट को क्या करेगी, अपोज करेगी। इसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। और इसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, वो दूसरी डायरेक्शन को क्या करेगी, अपोज करेगी। ओके। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई रोलिंग टॉय है, इसके ऊपर हमने कुछ क्या रखी, बॉल्स रखी, ये स्लाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, तो ये जो हमारे पास रोलिंग ये जो हमारे पास व्हील है, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन बॉल क्या चाह रही है कि बॉल किस में है, अभी मोशन में है ना, तो जैसी ब्रेक अप्लाई हुआ तो ये जो व्हील्स हैं ये तो रुक गए, लेकिन जो बॉल्स हैं ये क्या करेगा, इस रेस्ट को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो जो बॉल्स हैं वो आगे की तरफ गिर जाएंगी। ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है कि मान लीजिए ग्लास के ऊपर हमने गत्ता रखा, कार्डबोर्ड रखा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने सिक्का रख दिया, और अभी क्या कर रहे हैं आप, हिट कर रहे हैं किसको, इस बोर्ड को, तो बोर्ड तो निकल जाएगा लेकिन जो सिक्का है वो नहीं जाएगा। ठीक है। और वो सिक्का क्या होगा, इस ग्लास के अंदर सीधा गिर जाएगा। रीज़न कि जो हमारे पास कॉइन है ये रेजिस्ट करेगा, ये अपोज करेगा किसको, मोशन को, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय।